ये है जीके एंड जीएस की 50 पॉइंट की सीरीज, जिसमें देखेंगे हम पॉलिटी से रिलेटेड 50 पॉइंट या 50 क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे कवर होंगे जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, हमें पता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली गलत होने वाला क्वेश्चन भी यही है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये तीनों मिला के बनाते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट हैं। राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसे कहते हैं। राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या अपर हाउस, या सेकंड चैम्बर, या हाउस ऑफ एल्डर्स, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कुछ भी क्वेश्चन। तो ये याद रखना है कि इसके राज्यसभा का नाम क्या क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, या हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, या फर्स्ट चैम्बर, या पॉपुलर हाउस, इस नाम से जानते हैं। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 बस। बट जो हमने ली स्ट्रेंथ एक्चुअल में ली है वो है 245, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरेटरी से आते हैं, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन राज्यसभा। तो 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 250, बट एक्चुअल में हमने लिए 245। 245 में से जो 245 हमने ली है, और उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट। दो जो एक्चुअल में जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है, उसमें 239 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 4 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनियन टेरेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कभी डिजोल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा 5 साल के बाद डिजोल्व हो जाती है और फिर फ्रेश इलेक्शन होते हैं, फिर मेंबर्स आते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है। इसके जो 1/3 मेंबर है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो 6 साल का टर्म राज्यसभा का हो गया एक मेंबर के लिए। ऐसे ही ऐसे टाइम पीरियड पड़ रहा है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, तो फिर वो दोबारा दूसरे मेंबर आएंगे। तो इस तरह से सिक्वेंस चलता रहता है, 6 साल में सारे मेंबर रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, सारे मेंबर एक साथ रिटायर नहीं होते। इसके रिटायरिंग मेंबर है राज्यसभा के, वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, वो दोबारा राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा, देखो लोकसभा में होते हैं इलेक्शन और राज्यसभा में इनडायरेक्टली कैंडिडेट आते हैं, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है। इस तरह से होता है, तो दोबारा भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं एक टर्म पूरा करने के बाद। जबकि लोकसभा में तो इलेक्शन जीत के आओगे तो आओगे, नहीं आओगे तो नहीं आओगे। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 550 इलेक्टेड मेंबर और 2 नॉमिनेटेड मेंबर। जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, और नॉमिनेट करने वाले होते हैं प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और लोकसभा में जो दो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, जो ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए, बस गए, उनके 2 मेंबर्स। एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें से 543 तो इलेक्टेड मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़के आते हैं, और 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। वह लोकसभा डिजोल्व होती है तो स्पीकर सीट वैकेट नहीं करता, कंटिन्यू वो रहता है स्पीकर जब तक नई लोकसभा बनती नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर, ये तो सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा में जो ऊपर चेयर बैठा रहता है, सबकी बातें सुनता है, वो है स्पीकर, और वो मेंबर्स में से ही एक है जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, जो ज़्यादा टाइम के लिए मेंबर बना है वो स्पीकर बनता है। तो फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे गणेश वासुदेव मावलानकर। ये पूछा जाता है पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलानकर। 2 औरतें ही अब तक स्पीकर बनी हैं, पहली है मीरा कुमार है, दूसरी है सुमित्रा महाजन। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर ऑफ डिसाइडिंग वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल। देखो मनी बिल की सारी पावर ना लोकसभा के पास है, और लोकसभा में फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर का। तो स्पीकर कहेगा ये मनी बिल है तो मनी बिल है। ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास कोई ज़्यादा पावर है नहीं। मनी बिल को लेकर सर जो मनी से रिलेटेड जो पावर है वो सारी लोकसभा के पास है। राज्यसभा से सिर्फ पूछा जाता है, सलाह ली जाती है।
पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। पार्लियामेंट को ना एक साल में कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, और उनके बीच में कम से ज़्यादा गैप 6 महीना से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। जॉइंट सेशन अगर पार्लियामेंट का हो रहा है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा का एक ही सेशन हो रहा है, तो देखो लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर है, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन है। अगर मान लो जॉइंट सेशन किया जा रहा है तो अब कौन प्रिसाइड करेगा? तो पहले लोकसभा के स्पीकर हैं तो वो प्रिसाइड करेंगे। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं प्रेजेंट हैं तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं प्रेजेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। डिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ब्रिंग्स लोकसभा टू एन एंड सो दैट देयर मस्ट बी ए फ्रेश इलेक्शन। डिजोल्यूशन मतलब पार्लियामेंट खत्म हो गई, फ्रेश इलेक्शन होंगे। लेम डक सेशन होता पार्लियामेंट का क्या मतलब है? लेम डक सेशन मतलब नई पार्लियामेंट बनेगी। नई पार्लियामेंट हैज़ बीन इलेक्टेड, बट नई पार्लियामेंट मतलब नई जो एमपी हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, बट जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो लास्ट टाइम लोकसभा डिजोल्व होने से पहले मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं लेम डक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें फिर कुछ काम होता नहीं है क्योंकि नए मेंबर आ ही रहे हैं। वहन लोकसभा इस डिजोल्व, जब डिजोल्व हो रही है मतलब फ्रेश इलेक्शन होकर फ्रेश लोकसभा आएगी, तो जो भी चीज़ें वो काम पे होंगी और बीच में वो काम हैं मतलब पूरे नहीं हुए हैं, तो वो चीज़ें फिर वो सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर नई लोकसभा आएगी, नए शुरू से वो चीज़ शुरू करेगी। वहन द लोकसभा इज डिजोल्व, तो जो भी एक्टिविटी चल रही है जैसे बिल है, मोशन है, रेजोल्यूशन, नोटिस, ये सारी जो पेंडिंग है बिफोर लोकसभा इन सब पे काम कर रही है, बिल है, मोशन है, मतलब ये काम अधूरे हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे लोकसभा डिजोल्व हुई तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जो नई लोकसभा आएगी वो नई सिरे से फिर शुरू करेगी नहीं लेना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आंसर देना है लोकसभा को, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पब्लिक ने ही उन्हें पावर दी है कि तुम मंत्री बनो और सारी चीज़ें एंजॉय करो और काम करो, और काम नहीं करोगे तो फिर हम पूछेंगे क्यों नहीं किया। तो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस बाय द रूलिंग पार्टी। कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है वो लेके आते हैं कि ये अपोजिशन कहता है ना कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कि तुम्हारे पास वो मेजोरिटी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी लेके आती है, नहीं भाई हमारे पास मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी को प्रूफ करते हैं लोकसभा में। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जो रूलिंग पार्टी इंट्रोड्यूस करती है अपनी मेजोरिटी को दिखाने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अपोजिशन पार्टी है वो इंट्रोड्यूस करती है, और ये लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लेके आया जा सकता है। इफ़ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट गिर गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लेके आएगी, वो कहेगी तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी तो हमारे पास है। मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर मेंबर। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 50% से 1 कह देंगे कि हमें इस गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, तो फिर वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए जिसकी मेजोरिटी जिसकी गवर्नमेंट उसके ज़्यादातर मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहीं अपोजिशन पार्टी कोई खेल ना कर दे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो एब्सोल्यूट है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस को इंक्लूड करके उसका 50% + 1 हो तो वो चीज़ होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50% से एक ज़्यादा हमारे पास मेंबर है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो सीट वैकेंट हैं उन्हें छोड़ दो, और जो वो हो गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% + 1 हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब जो सीटें खाली हैं उन मेंबर्स को छोड़ दो, उसके अलावा सारे मेंबर्स को इंक्लूड करो, उसका 50% जो होगा उसमें एक और ऐड कर लो मेंबर, तो वो हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, मतलब लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 50% करो, 50% में एक मेंबर और ज़्यादा होना चाहिए तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी हमें। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो सीट खाली हैं उन्हें छोड़ दो और टोटल स्ट्रेंथ काउंट करो, टोटल स्ट्रेंथ का 50% होगा, 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हमारे पास इफेक्टिव मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी क्या है? ये सबसे सिंपल है, जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वो वोट करेंगे ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जितने मेंबर प्रेजेंट है उसके 50% से एक मेंबर ज़्यादा वोट कर दे तो हम सिंपल मेजोरिटी से जीत गए। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर्स आए हैं उसके 2/3, 3 हिस्से करो उसमें से 2 हिस्से पास करें तो पास। ये डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी, इसलिए जो रूलिंग पार्टी है उसके ज़्यादातर मेंबर प्रेजेंट होते हैं, अगर नहीं होंगे तो अपोजिशन पार्टी कोई ना कोई खेल कर देगी।
सेंसर मोशन है, इफ़ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। सेंसर मोशन अगर लोकसभा में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंसर मोशन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ लेके आया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लेके आया जा सकता है, उन्हें समझाने के लिए भाई तुम समझ जाओ गलत कर रहे हो, किसी चीज़ पे अगर एक्शन लेना हो तो। एडजर्नमेंट मतलब ओनली टर्मिनेट ए सिटिंग नॉट ए सेशन ऑफ द हाउस। देखो पार्लियामेंट में कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो पार्लियामेंट का वो दिन एडजर्न कर दिया जाता है, तो मतलब जो आज की सिटिंग है वो एडजर्न कर दी, कल से फिर से काम रेगुलर चलेगा, इसे कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई टर्मिनेट ए सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अगर एडजर्नमेंट साइन डाई दिया गया है मतलब जब स्पीकर बुलाएंगे तभी नेक्स्ट सेशन होगा। प्रोरोगेशन टर्मिनेट करता है ए सेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन ही टर्मिनेट कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। कोरम क्या है? कोरम मतलब मिनिमम पार्लियामेंट में 10% मेंबर होने चाहिए, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 10% मेंबर प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट में, तभी पार्लियामेंट का काम चलेगा। मतलब जो डेली बिजनेस होते हैं, डेली काम होते हैं पार्लियामेंट के, अगर 10% से कम मेंबर आए तो वो नहीं होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायरमेंट है उसे कहते हैं कोरम। क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर का मतलब है कि जो पार्लियामेंट चलती है ना सुबह, तो सुबह का जो पहला घंटा है उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर्स, में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेड क्वेश्चन मतलब फॉर विच ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड। स्टेड क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जिसके लिए ओरली आंसर देना है मिनिस्टर्स को। एक मेंबर बट एक ही क्वेश्चन पूछेगा एक दिन में, ऐसा नहीं कि तुम पूछते चले जाओगे। अनस्टेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका रिटर्न में आंसर देने की जरूरत है, जिनके आंसर रिटर्न में दिए जाते हैं। 0 आवर है, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर की शुरुआत हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बेरुवरी केस 1960 में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये पूछा जाता है किस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो बेरुवरी केस में कहा गया। और जबकि केशवनाथ भारती केस में जो 1973 में हुआ उसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई हमने गलती कर दी, प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बेरुवरी केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल। केशवानंद भारती केस में कहा नहीं प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। N.A. पालकेवाला ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें प्रीएम्बल में भी चेंज किए गए। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेडली पूछा जाता है कि एक बार ही प्रीएम्बल में चेंज हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल इनफोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल है, प्रीएम्बल इनफोर्सेबल नहीं है, बट प्रीएम्बल से जैसे हमारी मोरल वैल्यू हमें फॉलो करनी है, इस तरह से है प्रीएम्बल कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना कि प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों। जो प्रीएम्बल का आइडिया है वो देखो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की गई, तो ऐसे ही जब प्रीएम्बल ली हमने तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ली। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमने लिया रशियन रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया है हमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आई? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आई जो 1946 में प्रेजेंट किया पंडित नेहरू ने। मतलब यहाँ से शुरुआत हुई प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा माना जाता है। तो ये थे 50 पॉइंट्स जो कि पॉलिटी में काफ़ी अच्छे पॉइंट है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इनके आगे।